इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना वो ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान की तो एक सीमा है, जितना हम जानते हैं उतना ही हमारा ज्ञान है, लेकिन हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं। तो मेरे दोस्तों, कल्पना की उड़ान लगाइए और जो भी मैं नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अपनी कल्पना से उसे और ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। और अल्बर्ट आइंस्टीन की इस प्रेरणा के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो फीडबैक, आप जिस तरह से हमें फीडबैक देते जा रहे हैं, हम अपने इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को उसी तरह से उसको मोड़ते जा रहे हैं, उसे नया रूप देता जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कमेंट सेक्शन में आप जो भी हमें बताते हैं हम उस पर बिल्कुल ध्यान देते हैं और जो पॉसिबल हो आपकी हेल्प करते हैं। फिर टॉपिक स्पेसिफिक डाउट। जी, तो मैंने आपके लिए अब खोल दिया है ये ऑप्शन। आप कोई टॉपिक स्पेसिफिक, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उसका डाउट मुझसे पूछिए, जो अभी तक हमने कवर किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस शंका का समाधान किया जाए। और टेलीग्राम, इस माध्यम का उपयोग कीजिए। आस्क सी एस @AskCSE आप सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम में हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसमें हम लोग समय समय पर प्रश्न और उत्तर की सेशंस रखेंगे और साथ ही साथ कुछ पोल्स हम डालते हैं जिसके थ्रू भी आप अपनी जो भी आप सोचते हैं, आपको जो सही लगता है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स का एक शंका है कि उन्हें नए नए वीडियोस मिलते क्यों नहीं है, उन्हें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आपको करना है नॉट ओनली सब्सक्राइब बट बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, चलिए, हम लोग ये जानते हैं लेकिन कई बार इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपसे यही मेरी सलाह है, आपको मेरी यही सलाह है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हल्का सा रिकैप। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने 3 सिद्धांत पूरे किए थे। CDT यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हमने महाद्वीपों का प्रवाह और सागरीय अधस्थल का विस्तार और प्लेट विवर्तनी की, ये तीनों सिद्धांतों को अच्छे से देखा था। उसके पीछे के कारण समझे थे कि आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण है और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और हमने अर्थ के इंटीरियर यानी कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ तक हम लोग आगे आ चुके हैं। अब हम ऊपर चलते हैं। हमने अंदर का बहुत पढ़ लिया कि अंदरूनी भागों में क्या हो रहा है, बाह्य रूप में पृथ्वी पर क्या होता है और हम क्या ऑब्जर्वेशन होती है हमारी। चलिए अब उसे देखते हैं। चलिए, ये चित्र सीधे सीधे मैंने NCERT की किताब से उठाया है। इसमें आप कुछ देख सकते पर्वत श्रृंखलाएं यानी माउंटेन रेंजेस, फिर है कुछ पर्वत यानी माउंटेन्स, पहाड़, फिर आप देख सकते हैं कुछ ऊपरी उठा हुआ हिस्सा, पठार। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिए, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी अगले 2 मिनट में ही क्लियर हो जाएंगे। आगे तो हमें सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, बस, कुछ भी नहीं है। फिर है कुछ थोड़ी छोटी मोटी चट्टान, पहाड़ियाँ यानी हिल्स। उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ से पर्वतों से बहती हुई आती है नदियाँ, और ये पर्वत और ये पर्वत श्रृंखला, इनके बीच में है घाटी। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारी जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी, राइट। फिर ये और नदियाँ आ रही हैं बहती हुई, और ये हैं कुछ सहायक नदियाँ, जिस तरह से गंगा, जो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है इंडिया का। अब आप मुझे बताइए, मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है? ठीक है, तो ये कुछ सहायक नदियाँ आके मिल रही हैं और बड़ी नदी का निर्माण कर रही हैं। थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। और जी, साथ ही साथ ये है हमारे मैदान, प्लेन्स, जैसे पंजाब से लेके बंगाल तक जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं। ठीक है, तो नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? पहाड़ों से नीचे आ रही है प्लेन्स में। फिर प्लेन्स में कहीं कहीं पर ये नदियाँ किसी झील में गिर रही हैं, ठीक, और कहीं कहीं पर ये नदियाँ बना रही हैं डेल्टा, और ये है नदी मोहाना यानी कि माउथ ऑफ द रिवर। और डेल्टा हम देख सकते हैं बहुत सारे निक्षेप यानी डिपोजिशन यहाँ जमा होके होते एक बहुत बढ़िया डेल्टा का निर्माण हुआ है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वितरिका, इसका मतलब है सब्सिडियरी, और सहायक नदी का मतलब होता है ट्रिब्यूटरी, राइट।
फिर हमारे पास कुछ और प्रायद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट टाइप दिखाई दे रहे हैं, कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं, द्वीप होते हैं आइलैंड्स, और जल संधि मतलब ये बीच में जलों, इन दो जलों के लार्ज लैंड वाटर बॉडीज़ को जो मिलाती है, ये सब हम देखेंगे। और ये हमारा समुद्र यानी कि ओशियन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर आपके कॉन्सेप्ट्स यहीं क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी के स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। तो अभी अभी जो मैंने आपको चित्र दिखाया उसमें से जो आपने जो स्थल रूप देखे, बहुत सारे आपने अपनी लाइफ में भी देखे होंगे, अपने जीवन में आसपास। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं पाई गई, कहीं ऊपर नीचे है तो कहीं समतल है यानी कहीं फ्लैट प्लेन्स है, तो कहीं पर ऊपर नीचे हिल्स और माउंटेन्स है, राइट। और ये स्थल रूप जो है वो दो प्रक्रियाओं यानी कि टू प्रोसेसेस के परिणाम स्वरूप बनते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस से बनते हैं। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पे आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, मतलब वो कांस्टेंट स्टेशनरी नहीं है बल्कि वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ये देखिए, ये है ऊपर उठी सतह, ये है ऊपर उठी सतह, और कहीं कहीं नीचे धंसी सतह भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रिलेटिवली नीचे वाली सतह है, राइट। तो जब दूसरी तरह की बाह्य प्रक्रिया क्या होती है, बाह्य प्रक्रिया से स्थल कौन से बनते हैं, ये तो मैंने बताया कि अंदरूनी प्रक्रिया के कारण जो इंटीरियर प्रोसेस है उसके कारण ऊपर नीचे हो जाता है। बाह्य प्रक्रिया के कारण भी लगातार स्थलों के बनने और टूटने की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, ये नदी बहकर आई, क्या करेगी, पहाड़ों को काट देगी, चट्टानों को काट देगी, एक नया स्थल रूप बनाया। आगे लाते लाते इसने क्या किया, नदी ने बहुत सारा निक्षेप यानी डिपोजिशन जमा कर दिया, एक डेल्टा बना दिया, एक नया स्थल रूप बना दिया। फिर इसने जाते जाते अपना ये जो पूरे फ्लड प्लेन्स में बहुत ही बढ़िया मिट्टी फैला दी, करेक्ट। अगेन एक स्थल रूप, एक नया लैंडफॉर्म बना दिया। तो अपर्दन की क्रिया से के द्वारा सतह नीची होती, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, इस नदी ने अपर्दन कर दिया यानी कि दिस रिवर हैज इरोडेड द प्लेन्स और इरोडेड द टेरेन, और निक्षेपण की प्रक्रिया से इनका फिर से निर्माण होता है। तो ये जो डेल्टा बना है ये बना है निक्षेपण यानी डिपोजिशन की प्रोसेस से, निक्षेपण की प्रक्रिया से, तो यहाँ पर इनका निर्माण हो गया। तो ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, और वायु तथा बर्फ द्वारा होती है। ठीक है, जल का एग्जांपल मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ अगर हवाएं चले तो वो भी क्या करती है, जैसे पठार से हवा चल रही तो धीरे धीरे इसको वो इसका काटती जाएगी, इरोजन में मतलब इसका अपर्दन होता जाएगा और धीरे धीरे ये फ्लैट लैंड में बदलता जाएगा। वैसे ही कोई पहाड़ कटते 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 वो पठार बन सकते हैं, प्लेन्स बन सकते हैं। और जैसे हमारा एग्जांपल है, बहुत सारे पुराने पहाड़ हैं, पहाड़ों की श्रृंखला जो पर्वतों की श्रृंखला है, जैसे अपना वेस्टर्न साइड में जो है, कौन से पहाड़ है वो वेस्टर्न साइड में, अरावलीज। तो अरावली जो है बहुत ऊंचे पहाड़ थे, अब उनका अपर्दन यानी उसका इरोजन होते होते वो बहुत निचले बचे हैं और कहीं कहीं सिर्फ पठार यानी प्लेट्यू की तरह बचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्वत पठार मैदानों को हम अलग अलग उनके ऊंचाई और ढाल के अनुरूप वर्गीकृत कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर हाइट और देयर डिप्रेशन, राइट। तो पर्वत देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पर्वत, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, मतलब कि दे आर द नेचुरल हाइट्स ऑफ अर्थ्स लैंडफॉर्म, राइट। दे आर नेचुरली हाई लैंड्स। और इसका शिखर जो इसकी चोटी होती है, टॉप ऑफ द माउंटेन, ये होता है बहुत छोटा, जबकि बेस ऑफ द माउंटेन यानी इसका आधार होता है बहुत चौड़ा, और ये आसपास के इसके जितने भी क्षेत्र हैं उससे बहुत ऊंचा होता है और कई बार तो बादलों से भी ऊंचा होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट ठंडा होता जाता है। यह हम सब जानते हैं, जब भी गर्मियों में सभी लोग कहाँ जाना चाहते हैं, पर्वतों पर या चट्टानों पर, राइट। तो ये सब हिल स्टेशंस पे ही लोग जाते हैं। फिर कुछ पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ की नदियां भी होती हैं जिन्हें हिमानी कहते हैं। हिमानी मतलब ग्लेशियर्स। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं और जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, दैट वी नो। प्लेन्स जैसे माउंटेन्स जो है, वहाँ के मुकाबले जो प्लेन्स हैं
दे हैव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पर, क्योंकि कठोर जलवायु है थोड़ी सी, वहाँ रहना आसान नहीं है, तो इसीलिए लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? मैदानों पर, प्लेन्स में। दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं प्लेन्स, और वो भी कौन से? अलुवियल प्लेन्स जो नदियों ने बनाए, जैसे गंगा डेल्टा, गंगा प्लेन्स, और मेकोंग, और येलो रिवर, हुआंग हे, मिसिसिपी, बहुत सारे हैं, राइट। चलिए, तो अगर ये पर्वत एक साथ श्रृंखला में हो, जैसा हमने देखा कि चेन होगी, चेन ऑफ माउंटेन्स, तो इन्हें हम कहेंगे माउंटेन रेंजेस, करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जल्दी से। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के प्रकार। तो पर्वतों के कौन कौन से प्रकार है? दो प्रकार हम देखेंगे, फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। एक और तीसरा प्रकार है, वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूं, जो ज्वालामुखी वाला है, क्योंकि ज्वालामुखी को हमने अलग से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत, इसे नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, और ब्लॉक भ्रंशोत्थ पर्वत, राइट। फोल्ड माउंटेन देख लेते हैं। देखिए, जब भी इस तरह से दबाव पड़ता है, कंप्रेसिव फोर्सेस, कहाँ हो सकता है ये? जब ये है एक कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, ये है एक कॉन्टिनेंट महाद्वीप, और इन दोनों में हो रहा है अभिसरण, यानी यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री है, अभिसरण सीमा है। तो क्या होगा? ये दोनों टकराएंगे और इस तरह से दबाव उत्पन्न होगा बीच में, करेक्ट। जब ये दबाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? इस तरह से मुड़ जाएंगे, स्थल रूप नया विकसित होगा, जिसे हम कहेंगे फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये मुड़ गए हैं। चलिए, बिल्कुल सिंपल है। माउंटेन्स क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यानी अभिसरण सीमा की वजह से। तो ये क्या हो सकता है? दो तरीके से, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, यानी महासागर और महाद्वीप। एग्जांपल्स कौन से देखे? रॉकी, ये बनाया मैंने नॉर्थ अमेरिका, सॉरी फॉर द रफ फिगर, ये बनाया मैंने साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर है रॉकी, यहाँ पर है आपके एंडीज। इस तरफ क्या है? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। तो ये महासागर की प्लेट टकराई कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की प्लेट से, और इन रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। और एंडीज शब्द से क्या बना था? एंडेसिटिक रॉक्स, करेक्ट। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा हो सकता है? आपका महाद्वीप, महाद्वीप यानी दो कॉन्टिनेंट्स टकरा जाए। तो जैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट भारत टकराया था इस तरह से आकर यूरेशियन प्लेट से, तो बना था हिमालय। उसी तरह से आल्प्स बने थे, जो इटालियन पेनिनसुला आके टकराया था, राइट। अब ये होते हैं सबसे नवीन, सबसे युवा, यानी यंगेस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। और फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय को आप देखिए, हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, तो अभी भी वो युवा है, और दे आर द ट्रू माउंटेन्स, असली पर्वत श्रृंखला या पर्वत इन्हें ही कहते हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वतों की विशेषताएं। तो वलित पर्वतों की क्या विशेषता है? दे आर एक्सटेंसिव माउंटेन चेन्स, यानी क्योंकि लंबी लंबी प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो वो लंबे लंबे पर्वतों की श्रृंखला बनाएंगी, काफ़ी ऊंचे भी। तो ये लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, साथ ही साथ इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है ना। बहुत सारे पर्वतों पर बर्फ़ जमा होती है, हिमालय लीजिए, आल्प्स ले लीजिए, एंडीज, रॉकी। देन दे फॉर्म अलोंग द अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अस्थिर भागों पर। कौन से अस्थिर भाग हो सकते हैं? जहाँ पर इस तरह से कंप्रेसिव फोर्सेस एक दूसरे से टकराहट हो रही हो, करेक्ट, वही अस्थिर भाग हो सकते हैं, क्योंकि वो मूव हो रहे, स्थिर होंगे तो वो कैसे मूव होंगे? स्टेशनरी होंगे। साथ ही साथ जहाँ पर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ मरीन ओरिजिन, यानी समुद्री मूल के अवसादी निक्षेप भी पाए जाते हैं। थोड़ा सा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको अलग से अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे समुद्री मूल के निक्षेप, यहाँ तक कि जब कॉन्टिनेंट टकरा जाए तब भी होता है। जैसे हिमालय में, ओशियन कॉन्टिनेंट पे तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्यों होता है ऐसा। तो देखिए, जब हमारा भारत ही उप महाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट मूव होना शुरू हुआ इस तरफ, ऊपरी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, अभी मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, भारत का नहीं, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं जो दिखाया है साउथ अमेरिका का। तो ये है हमारी नास्का प्लेट ऑफ प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट। अब यहाँ से इस प्लेट का हुआ सबडक्शन, ये नष्ट हुई और ये बनी यहाँ पर भ्रंश या कहें खाइयाँ, ट्रेंचेस, ठीक है। अब इसकी जो लिम्ब है वो नीचे जा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है, तो नीचे जाती हुई प्लेट खींचती है नीचे की तरफ। उसमें कुछ डिसेंडिंग फोर्सेस होते हैं, खींचने वाले, नीचे खींचने वाले, ठीक है। तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, करेक्ट। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है? कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है,
ठीक है, ये कुछ हिस्सा ऊपर उठता है, बट क्या होता है जैसे ये ट्रेंचे से खाइयाँ हैं, इसके पास में जहाँ पर कॉन्टिनेंटल मार्जिन होगा और जहाँ तक समुद्र जाएगा, यहाँ तक आप देख सकते हैं ना, यहाँ तक महासागर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डिप्रेशन, एक भ्रंश जैसा बन जाएगा, और इस भ्रंश में आएगा दोनों तरफ से निक्षेप, किसका, महासागर का भी, ठीक है, समुद्र से भी, और साथ ही साथ लैंड से भी, महाद्वीप से भी, इस तरह से। तो रिवर्स जो है वो क्या करेंगी, यहाँ पर ये जो भ्रंश जैसा बन गया है वहाँ पर आकर अपना डिपॉजिट, निक्षेप यहाँ पर ये इरोड करके लाएंगी, यानी इसका अपरदन करते हुए आएंगी सभी टाइप के पर्वतों का, मैदानों का, और यहाँ आकर निक्षेप जमा हो जाएगा जी। साथ ही साथ थोड़ा सा इस चित्र में फिर से आपको बताता हूँ, सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है जी। साथ ही साथ यहाँ से समुद्र भी अपने साथ कुछ समुद्रिक मूल के निक्षेप लेकर आएगा, तो वो भी आकर इस भ्रंश में जमा हो जाएगा, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। तो जियोसिंक्लाइन इसे हम कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया कि किस तरह से वो गर्त जैसा बन जाता है वहाँ पर, इलोंगेटेड नैरो डिप्रेशंस ऑन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, यानी महाद्वीप के तटों पर लंबी संकरी भ्रंश या गर्त रेखा जैसी। यहाँ पर आपके सेडिमेंट यानी निक्षेपों का जमाव होता है स्थल और महासागर दोनों तरफ से, ठीक है। अब ये जब निक्षेप जमा हो गए, ये देखिए यहाँ पर पहले जमा हो गए निक्षेप समुद्रिक और ये दोनों, फिर उसके बाद में क्या होगा, जब ये प्लेट खिसकती खिसकती आएगी, सिर्फ कॉन्टिनेंट की बचेगी, है ना। देखिए ये हमारी यूरेशियन प्लेट, इधर देख लीजिए, ये यूरेशियन प्लेट, ये है भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट, इंडियन प्लेट। तो अभी पहले क्या हो रहा है, बीच में है टेथिस सी, यहाँ पे एक सागर है, तो पहले सागर की प्लेट टकरा रही है, बहुत सारे निक्षेप जमा हो रहे हैं समुद्रिक मूल के, उसके बाद में एक पोजीशन कैसी आ जाएगी, जब भारतीय प्लेट यहाँ के टकरा जाएगी, ये इंडियन प्लेट है, करेक्ट। तो तब क्या होगा, ये जो समुद्री मूल के निक्षेप हैं ये भी बीच में फंस जाएंगे, ये जमा हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो कॉन्टिनेंट को महाद्वीप महाद्वीप टकरा रहा है, लेकिन उसके पहले जो महासागर की प्लेट टकरा कर बहुत सारे निक्षेप जमा हो गए, उनकी वजह से वो बीच में फंसेंगे, और जियोसिंक्लाइन जो थी, जो मैंने आपको बताया था गर्त जैसी, वो भी मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से सामुद्रिक उत्पत्ति के निक्षेप उसमें बीच में फंस जाएंगे, और वो पाए जाएंगे इन महाद्वीप महाद्वीप के टकराव की वजह से पैदा हुए वलित पर्वतों में, यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से जो भी फोल्ड माउंटेन्स इवॉल्व हुए हैं, उनमें भी आपको मिलेगा जियोसिंक्लाइन में मरीन सेडिमेंट्स, मरीन ओरिजिन के सेडिमेंट्स आपको मिलेंगे, राइट। चलिए कुछ दुनिया के फोल्ड माउंटेन्स देख लेते हैं। ये है हमारा रॉकी माउंटेन, साउथ अमेरिका में पाते हैं, एंडीज, यहाँ है हमारा हिमालयास, फिर यहाँ पे है आल्प्स यूरोप में, ठीक है। पामीर नॉट, ये भारत के जस्ट ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी पर्वतों की श्रृंखला यहाँ से निकल रही है, तो इसे एक नॉट कह दिया गया है, एक गुत्थी की तरह ये बन गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हिंदू कुश रेंज, कीरतार रेंज, सुलेमान रेंज, हिमालय, काराकोरम, ये सभी देखिए, ये है हिंदू कुश, ये है सुलेमान, इधर है कीरतार रेंज, ये काराकोरम, हिमालय। तो कहते हैं कि इन सब की गुत्थी यहाँ बनी हुई है, जिसे पामीर नॉट कह दिया गया है। अब आपके लिए कुछ काम है, आपको मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सदर्न आल्प्स, एटलस माउंटेन, कुनलुन शान और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पर है। ये आपको सिर्फ 4 में दिए जा रहा हूँ, आपको जितने पता हो उतने आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए मुझे कि सदर्न आल्प्स कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी दक्षिणी आल्प्स, एटलस पर्वत, कुनलुन शान और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आपको उस देश का नाम पता हो वो बता दीजिए, आपको उस कॉन्टिनेंट का नाम पता हो वो बता दीजिए, जो आपको पता हो आप कमेंट में मुझे बताइए। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, पर्वतों की उत्पत्ति का महत्व क्यों है, हमें ये समझना जरूरी। देखिए, इसी से हमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी भू परपट्टी की उत्पत्ति और उद्भव कैसे हुआ, इसका हमें पता पड़ता है जब हम माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को समझते हैं। अब देखिए, जब अर्थ का क्रस्ट यानी कि अर्थ की भू परपट्टी पृथ्वी की जब बनी थी, तो पहले ओशियन का बेसाल्टिक क्रस्ट था, करेक्ट। बेसाल्टिक भूपरपट्टी थी महासागर की, वो ब्रेक हुई, वो मेल्ट हुई, यानी वो टूटी और पिघली, और उससे बनी हल्की वाली महाद्वीप की परपट्टी। हल्की कौन सी थी हमारी, ग्रेनाइट हो गई, एंटेसिटिक हो गई। तो ये महाद्वीप की जो पूरी परपट्टी वो ज़्यादातर बनी है हल्की भूपरपट्टी से, हल्की जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनकी वजह से, करेक्ट। ये एक दूसरे से टकराती हैं और बड़े बड़े लैंड मासेस का निर्माण करती हैं,
और जहाँ पर भी इनके जॉइंट होते हैं वहाँ बनते हैं, जोड़ों पर बनते हैं वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स, राइट। तो हमने फोल्ड माउंटेन पूरा कर लिया, वलित। अब देखते हैं भ्रंशोत पर्वत कौन कौन से हैं। चलिए, तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? भ्रंशोत पर्वत वो पर्वत होते हैं, देखिए जब पृथ्वी की अंदरूनी जो भी कलह है, अंदरूनी जो भी मूवमेंट है, जो बल लग रहे हैं, उसकी वजह से अगर कोई हिस्सा ऊपर और कोई हिस्सा नीचे सरक जाए तो ये जो प्लेन होगा ना, स्लोप बनेगा इसके अलोंग, तो इसे हम नॉर्मल फॉल्ट कह देंगे, ठीक है। अब ये हिस्सा ऊपर उठ गया, ये हिस्सा नीचे हो गया, तो इसके मुकाबले जो ऊपरी हिस्सा है वो तो पर्वत बन गए ना, इसमें कौन सा टेंशन यानी खिंचाव वाला बल लग रहा है, ये खिंच गए एक दूसरे की तरफ, यानी कि यहां पर अपसारी सीमा हो सकती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ध्यान से ये आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। भ्रंशोत पर्वत की जो हिस्सा होता है ऊपर, हॉर्स्ट कहलाता है, हॉर्स्ट यानी उत्खंड, उत्खंड। और जो नीचे होता है वो होता है ग्रैबन यानी द्रोणिका भ्रंश। ऊपर वाला हॉर्स्ट, नीचे वाला ग्रैबन, ऊपर वाला उत्खंड, नीचे वाला द्रोणिका भ्रंश, करेक्ट। इस तरह से बनते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। तो पृथ्वी के अंदरूनी बल से, जैसा मैंने बताया आपको, और भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश को हम भ्रंश घाटी भी कहते थे, क्योंकि देखिए दो उठे हुए भागों के बीच में आ गया ना ये, तो ये बीच में घाटी जैसी बन गई। चलिए, इससे अब क्या हो सकता है घाटी से? मैंने आपको पहले बताया था, जब अपसारी सीमा लगी तो बीच में अगर घाटी बनेगी तो क्या होगा? ये होगा, घाटी में क्या होगा? रिवर वैली फॉर्म हो सकती है, यानी कि वहां से नदी पास हो सकती है। फिर उससे बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ पर ये जो सेल एक्टिव रहा, डाइवर्जेंट बाउंड्री सेल, तो क्या होगा? यहाँ पे सागर भी बन सकता है, चलिए, और लेक बन सकती है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। चलिए, तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं। तो चलिए इसकी सैर करते हैं। अफ्रीकन रिफ्ट वैली में ये है उठा हुआ रीजन, जिसे मैंने बताया था हॉर्स्ट रीजन यानी उत्खंड। अब इसके मुकाबले आप देखिए, जब नीचे से यहाँ से देखेंगे तो ये तो एक पर्वत जैसा नहीं दिखेगा, इसीलिए ये पर्वत जैसा दिखता है तो हम इसे एक भ्रंशोत पर्वत कह देते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रू माउंटेन्स। ये असली में पर्वत नहीं है, सिर्फ पृथ्वी के सतह के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से इन्हें हम पर्वत समझने लगे हैं, करेक्ट। तो ये दूसरे प्रकार का पर्वत हमारा कहलाता है। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, विंध्यास और सतपुड़ास। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में क्या है? अगेन हम जो अभी कॉन्सेप्ट देख रहे थे, घाटी यानी रिफ्ट वैली, और वहां से पास होती है नर्मदा रिवर, ठीक है। चलिए, तो विंध्य और सतपुड़ा में क्या हुआ है? ये भी इसी तरह से पृथ्वी के अंदरूनी बलों की वजह से, इंटीरियर फोर्सेस ऑफ द अर्थ की वजह से कुछ हिस्सा हो गया है ऊपर और कुछ हिस्सा हो गया है नीचे। तो विंध्य सतपुड़ा में देखिए, इसमें क्या हुआ है? फोल्ड माउंटेन्स भी, ये विंध्य और सतपुड़ा, दे आर नॉट ट्रू ब्लॉक और ट्रू फोल्ड माउंटेन्स, ये मिक्स एंड मैच है। कभी इनमें मुड़ाव भी हुआ पहले, तो ये फोल्ड माउंटेन की तरह बने, फिर इनमें भ्रंश और यानी द्रोणिका और उत्खंड भी बने, तो इनमें ब्लॉक माउंटेन की तरह भी मूवमेंट हुआ। तो इसलिए ये थोड़े मिक्स टाइप के हैं, बट हम इन्हें ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। चलिए, कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं दोनों का। तो फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत क्या होंगे और भ्रंशोत पर्वत क्या होंगे? ये है ट्रू माउंटेन्स असली, और ये ट्रू माउंटेन्स नहीं है। मैंने आपको कारण इसका बताया अभी, ये कंप्रेसिव फोर्सेस दबाव की वजह से और ये टेंसाइल फोर्सेस यानी कि खिंचाव की वजह से पैदा होते हैं। अब यहाँ पे अभिसरण सीमा यानी प्लेटों का टकराव जब होगा, चाहे वो कॉन्टिनेंट की हो या ओशियन और कॉन्टिनेंट की हो, चाहे दो महाद्वीप टकराएं या महासागर और महाद्वीप की प्लेटें टकराएं, जबकि यहाँ पर क्या होता है? डाइवर्जिंग प्लेट्स यानी अपसारी प्लेटें दूर दूर होती हैं। फिर यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स की भी फोल्डिंग हो जाती है, तो जो निक्षेपित जो चट्टानें पर्वत है उनकी भी हो जाती है, और निक्षेपों के मुड़ाव के कारण फाइनली फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जबकि ये क्या होता है? अलग अलग अपर्दन की वजह से पर्वत जैसे दिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए घाटी जो बनी और जो ऊपर एक ऊपरी हिस्सा बना, अब घाटी में और अपर्दन होता जा रहा है, वहां से रिवर बह रही है तो और गहरा करती जा रही है, हवा उसमें से और अपर्दन करती जा रही है, उसका इरोजन करती जा रही है लगातार, तो क्या होगा? और गहरी होती जाएगी। तो उसके मुकाबले में जो उत्खंड होगा, जो हॉर्स्ट रीजन होगा, दे लुक लाइक माउंटेन्स, करेक्ट। चलिए, तो फटाफट देखते हैं आज हमने क्या क्या देखा। हमने पर्वत पढ़े, हमने उनके प्रकार पढ़े, दो प्रकार के, फोल्ड यानी वलित और ब्लॉक माउंटेन्स यानी भ्रंशोत पर्वत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप फिर से इस लेक्चर को देख सकते हैं, और फिर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के लिए हम हमेशा रेडी हैं उसको उत्तर देने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं @AskTheis, जैसे मैंने आपको बताया। इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और पाइए हमेशा हमारे चैनल के
अच्छे अच्छे लेक्चर्स हम आपकी हेल्प के लिए जो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, सी यू सून।